दोस्तों नमस्कार। बीजेपी खुलकर चाहती नहीं थी, आरएसएस भी खुलकर इस पक्ष में नहीं थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी इतने सक्रिय हो गए कि अब उन्होंने मान लिया कि दिल्ली का चेहरा वही होंगे और उन्होंने इजाजत दे डाली कि दिल्ली चली मोदी के साथ उनकी तस्वीर चस्पा कर दी जाए और पोस्टर जारी कर दिया जाए। सामान्य स्थिति दिल्ली के चुनाव को लेकर इससे पहले कभी किसी चुनाव में जो दिखाई नहीं दी, 2025 के शुरू होते ही प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री का घर, उनके अपने सलाहकार सभी राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो गए। तो क्या यह एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत अब दिल्ली के चुनाव में होने वाली है जो इससे पहले कभी नहीं हुई? केजरीवाल की राजनीति 2013 से चली आ रही है और 2013 के बाद 2015 का चुनाव हो या 2020 का चुनाव हो, दोनों चुनावों में आम आदमी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2014 हो, 2019 हो या 2024 हो, बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट दिल्ली में मिले। यानी लोकसभा में प्रधानमंत्री का चेहरा और दिल्ली में केजरीवाल का चेहरा। यह थ्योरी लगातार बीते 10 वर्षों से दिल्ली में जब भी चुनाव होते हैं या कोई भी मुद्दा फंसता है तो उसमें यही दो चेहरे आमने सामने खड़े तो होते हैं, लेकिन कभी इस रूप में खड़े हुए नहीं जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा चस्पा करके कहा जाए दिल्ली चली मोदी के साथ। तो निगाहों में भी दिल्ली है और निशाने पर भी दिल्ली है और चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का है। जो दरवाजे दिल्ली के चुनाव को लेकर खोले जा रहे हैं, जो बिसात बिछाई जा रही है, वो शायद अपने तरीके की पहली बिसात है, क्योंकि बीजेपी का जो संगठन दिल्ली में काम करता है वो संगठन अपने तौर पर बूथ में सक्रिय हो जाए, बूथ तक लोगों को ले आए। जो आरएसएस सक्रिय है वह भी इस दिशा में बढ़ जाए कि दरअसल दिल्ली का मतलब सिर्फ चंद योजनाओं का ऐलान करना और योजनाओं के आश्रय लोगों को राहत रियायत दे देना भर नहीं है। उसके पीछे की पूरी फिलॉसफी को समझना होगा और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस बार दिल्ली चुनाव में होगी। 4 बातें एक झटके में इसी दौर में हुई है। साल शुरू होता है और पंजाब के जाने माने सिंगर दिलजीत प्रधानमंत्री के घर पर पहुंच जाते हैं। तारीख 1, वक्त रात के 10:30 बजे। और उसके बाद से ताना बाना बुना जाने लगता है कि क्या वाकई दिल्ली में जो 19% पंजाबी हैं और उसमें लगभग 5 से 6% सिख हैं और दिल्ली की लगभग 13 से 15 सीटें प्रभावित करती हैं उनके वोटों के आश्रय, तो क्या एक नए चेहरे, एक नई फिलॉसफी, एक नई थ्योरी के साथ प्रधानमंत्री मोदी पहले दिन नए साल में सक्रिय हो गए दिल्ली को लेकर? 2 दिन बीतते हैं और उसके बाद अजमेर शरीफ, वहां पर उर्स शुरू होगा और कल किरण रिजिजू, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, संसदीय मंत्री भी हैं, वह प्रधानमंत्री द्वारा दी गई विशेष चादर लेकर अजमेर शरीफ जाएंगे। उसी अजमेर शरीफ में जहां पर जमीन के नीचे शिव मंदिर है, इसका जिक्र हिंदूवादी संगठनों ने किया है और अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है और वो विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने चादर क्यों भेजी। दूसरी तरफ समर्थन हो रहा है, अजमेर शरीफ के प्रमुख जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं। यह दूसरी घटना है। तीसरी परिस्थिति है कि दिल्ली को लेकर पहली बार नजफगढ़ सावरकर कॉलेज खोलने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और चौथा सवाल है, जो ताकत इससे पहले अन्ना के आंदोलन के साथ जुड़कर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने पाई थी, उस पर सीधा निशाना लगाने से अब प्रधानमंत्री चूक नहीं रहे हैं। यानी ये 4 सवालों के इर्द गिर्द दिल्ली का वोट बैंक हो, दिल्ली में मिडिल क्लास की मौजूदगी हो, दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को लेकर जो आम आदमी पार्टी की पूरी योजना या पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया, उस पर कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी निशाना साध रहे हैं। इन 4 हिस्सों से हटकर
इसके पीछे की थ्योरी को अगर आप परखना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के आज के भाषण से शुरुआत करते हैं। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। शीश महल तो मैं भी बना सकता था, लेकिन मैं गरीबों को पक्का घर देने में ही लगा हूं। गजब की थ्योरी है ये, और इस गजब की थ्योरी के भीतर का सच तो यह भी है कि अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति जिस करप्शन के खिलाफ खड़ी हुई, संयोग से उसी को तार तार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के शीश महल ने क्या कर दिया है। या फिर इस दौर में जो एजुकेशन सेक्टर है और जो हेल्थ सेक्टर है, जिसके आश्रय अरविंद केजरीवाल ने एक मिसाल कायम की और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन्हें मान्यता भी मिली, उसको भी धता बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी सीधी चोट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और समझनी होगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी एक झटके में सक्रिय हो गए, वह भी दिल्ली के चुनाव को लेकर। दरअसल संघ ने अपने स्वयंसेवकों के जरिए दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता को, कांग्रेस को बेदखल करने के लिए अन्ना आंदोलन के पीछे खड़े होकर जो भूमिका रची थी, यह अब छुपी हुई है नहीं। और शायद अरविंद केजरीवाल ने बार बार संघ को जो पत्र लिखा या फिर संघ को लेकर जो टिप्पणियां की, वह टिप्पणी बीजेपी के खिलाफ नहीं जाती है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों के खिलाफ जाती है। यानी संघ और मोदी के बीच का जो टकराव है, उसका लाभ अरविंद केजरीवाल उठाना चाहते हैं, और इसीलिए वो बार बार स्वयंसेवक होकर पत्र भी लिखते हैं और स्वयंसेवक होकर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती भी देते हैं। बतौर राजनीतिक समीकरण अपनी राजनीति को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल ना तो लेफ्ट में खड़े हैं ना राइट में खड़े हैं। कमोवेश यही स्थिति बीजेपी ने अपनी इस दौर में बनानी चाहिए, क्योंकि दूसरा सवाल यह भी खड़ा हुआ कि अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर खास चादर उर्स के मौके पर, जो कि कल किरण रिजिजू केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और संसदीय मंत्री लेकर पहुंचेंगे, तो उनके पहुंचने से पहले जो दरगाह प्रमुख हैं नसरुद्दीन चिश्ती, वो बेहद खुश हो गए और उन्होंने कहा, देखिए जो लोग मंदिर मस्जिद करते रहते हैं, जो लोग दरगाह के नीचे शिव मंदिर का जिक्र करते हैं और इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, उनको आईना दिखा रही है सरकार, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने विशेष चादर भेजी है। अब यहां पर एक और हिस्सा आता है कि विरोध करे तो कौन करे। विरोध तो कोई नहीं करेगा, इस देश में एक परंपरा रही है, प्रधानमंत्री चादर भेजते रहे हैं और उर्स के मौके पर वो चादर दरगाह पहुंचती रही है। तो ऐसे में विरोध करने के लिए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता सामने आते हैं। विष्णु गुप्ता कहते हैं कि दरगाह शिव मंदिर के ऊपर है और यह मामला अदालत में है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो वह क्यों चादर भेज रहे हैं। बतौर नरेंद्र मोदी वो चादर भेज सकते हैं, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री वो कैसे चादर भेज सकते हैं। यानी जिस बीजेपी के भीतर का हिंदुत्व हिंदूवादी संगठनों के आश्रय वोटरों का ध्रुवीकरण करते रहा है और दिल्ली भी इससे अछूती रही नहीं, उसमें पहली बार दोनों तरफ का खेल बीजेपी के जरिए शुरू हो गया। और वो पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजा, उस पत्र का मजमून सुनना चाहिए जो हिंदूवादी संगठन हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने भेजा है। उसमें उन्होंने लिखा है, मुझे कहीं किसी के चादर भेजने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद से कोई चादर भेजी जाती है तो मेरे केस पर असर पड़ेगा। जब तक यह केस चल रहा है तब तक चादर भेजना स्थगित कर देना चाहिए।
मैंने इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी और मोदी जी अगर व्यक्तिगत तौर पर चादर भेजते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की ओर से चादर जाएगी तो मेरे केस पर सीधा असर पड़ेगा। और इससे पहले जो 4 लाइनें उन्होंने और लिखी, उन्होंने उसमें लिखा कि मैंने संकट मोचन मंदिर बनाम अजमेर दरगाह ख्वाजा साहिब केस में याचिका दायर की है। मामला अजमेर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विचाराधीन है और इस याचिका में मैंने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं, जिससे पता चलता है कि दरगाह में पहले एक प्राचीन मंदिर था जिसे चौहान वंश के राजाओं ने बनाया था। मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों से अजमेर दरगाह शरीफ की इमारतों के पूरे विवादित इलाके का साइंटिफिक सर्वे के लिए याचिका दायर की है। इस याचिका के बाद कार्रवाई पर रोक इसलिए लगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इस दौर में सरसंघचालक ने भी यह संदेश अपने तौर पर दिया कि क्यों हर कोई बार बार मंदिर मस्जिद करने लगता है। इस बार संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भी लिख दिया, यह राजनीति ठीक नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में बात संभल से शुरू हुई थी। वहां पर खुले तौर पर वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह कहने से चूक नहीं रहे थे, एक रात के भीतर तो सब कुछ हुआ नहीं होगा, तो क्यों नहीं सर्वे होना चाहिए। और वो तमाम चीजें उस दौर में चलती चली गई, यानी बीजेपी दोनों तरफ खड़ी है। अब सवाल है कि दोनों तरफ खड़ी है तो दिल्ली के चुनाव में खुद प्रधानमंत्री मोदी की रुचि क्यों जाग गई। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चेहरे के साथ न सिर्फ पोस्टर जारी किया, हमें लगता है पोस्टर देखना चाहिए एक बार आपको भी। अब दिल्ली चली मोदी के साथ, यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा, क्योंकि 3 दिनों के बाद वोटर लिस्ट आ जाएगी, जिसको लेकर झगड़ा दिल्ली में चरम पर है। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी अपने वोटर जोड़ रही है, आम आदमी पार्टी कहती है हमारे वोटर को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। और 14 तारीख आते आते चुनाव का ऐलान हो जाएगा। और दिल्ली के भीतर प्रधानमंत्री मोदी जो अपनी पहली रैली करते हैं उसमें वो याद अन्ना हजारे को करते हैं और अन्ना हजारे के आसरे अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हैं, आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं। यह तरीका और इन परिस्थितियों के भीतर संघ का स्वयंसेवकों के लेकर और केजरीवाल का स्वयंसेवक की तर्ज पर राजनीति को साधने की पूरी प्रक्रिया क्या एक झटके में इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी समझ गए कि उनको लेकर भी जो सवाल संघ के भीतर हैं, उनको लेकर भी जो सवाल बीजेपी के भीतर है, उसका जवाब दिल्ली के चुनाव से दिया जा सकता है। इसीलिए आज अंदाज बड़ा तीखा और बड़ा सीधा था। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। इसी रैली में प्रधानमंत्री ने सावरकर का भी जिक्र किया और खास तौर से एजुकेशन को लेकर जो प्रोजेक्ट बीते 10 बरस से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया चला रहे हैं उसको एक तरीके का स्कैम करार दे दिया और कहा कि जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके मातहत जो पैसा आता है वो पैसा भी ये लोग शिक्षा में नहीं लगाते हैं। लेकिन बात इतनी नहीं है, बात है कि चौतरफा तरीके से दिल्ली के चुनाव में अपनी राजनीति के जरिए केजरीवाल की राजनीति में सेंध लगाने का जो तरीका है वह 1 जनवरी को ही तब नजर आ गया जब प्रधानमंत्री के घर पर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की मुलाकात सामने आई। इंस्टाग्राम पे जब इसे जारी किया गया तो उसके बाद तकरीबन 53-54 लाख लाइक्स हो गए एक झटके में और तकरीबन 4 लाख के करीब इसको शेयर किया गया अलग अलग तरीके से। अब सवाल यह था कि पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का विरोध विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लगातार करती रही है,
जिस तरीके से चादर चढ़ाने को लेकर हिंदू सेना विरोध कर रही है, वैसे ही प्रधानमंत्री जिस दिलजीत से मुलाकात कर रहे हैं उसका विरोध विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल करते रहा है। और अगर आप कुछ पुराने पन्नों को पलटिएगा तो याद कीजिए कि जब किसानों का आंदोलन 2020 में चल रहा था तो दिसंबर 2020 में दिलजीत दोसांझ बकायदा सिंधु बॉर्डर पहुंचे थे। 1 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे आंदोलन के लिए। और उसके बाद 2021 में इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना जब किसानों के समर्थन में आई तो रिहाना के समर्थन में खुलकर दिलजीत भी आए। ये कनाडा गए, कनाडा में वहां पर ट्रूडो उनके साथ शामिल हुए। उस जगह पर उन्होंने पीठ ठोकी दिलसांझ की, ये कहते हुए कि दरअसल यही वो शख्स है जो इतना लोकप्रिय है कि देखिए पूरा स्टेडियम भर जाता है। अब सवाल यह है कि एक तरफ हिंदूवादी संगठन हो, संघ से जुड़े हुए संगठन हो, जिन जिन चीजों का विरोध कर रहे हैं उस विरोध के ठीक समानांतर प्रधानमंत्री मोदी एक लकीर खींच रहे हैं और उसके ताल्लुकात दिल्ली चुनाव से जुड़ ही रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में सिख समुदाय की तादाद जो है वो है तो 6%, लेकिन पूरा पंजाबी कुनबा जो है वो तकरीबन 19% है। और वो राजौरी गार्डन का इलाका हो, तिलक नगर का इलाका हो, नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, सब जगह प्रभावी है पंजाबी वोटर। तो नया सवाल या कहें शायद इस दौर का एक नई परिस्थिति पहली बार दिल्ली के चुनाव में अब देखने को मिल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय या उनके जो सलाहकार की टीम है उनका मैसेज बहुत साफ है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को इस बार हराना बहुत जरूरी है। इससे पहले के मैसेजेस को अगर आप देखिएगा तो जब जिक्र इस बात का होता था कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व के आश्रय अरविंद केजरीवाल बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते थे, लेकिन अगर इतिहास का दूसरा हिस्सा देखिएगा, जो चुनाव के जरिए देखिएगा, तो उसमें बहुत साफ तौर पर वोटर जो है आम आदमी पार्टी का और वोटर जो है बीजेपी का, उन दोनों में कोई कटौती नहीं हुई। वोट कम हुए हैं कांग्रेस के, क्योंकि 2015 में 54.7% वोट और उसके बाद 32.3% वोट, 2020 में 53.7% वोट और 38.51% वोट। दरअसल ये 50 के पार वाला वोट आम आदमी पार्टी का है। और दूसरी तरफ बीजेपी पिछले विधानसभा में 32 के बाद 38 तक पहुंची और पूरा वोट जो है वो कांग्रेस का खत्म होते चला गया। कांग्रेस 2013 में 24.6% वोट लेकर आती है, लेकिन उसके बाद के चुनाव में 2015 में 9.7% पे आ जाती है, उसके बाद 4.26% पे आ जाती है। ये मैसेज बहुत साफ है कि कांग्रेस का वोट ले गई आम आदमी पार्टी। और यहीं पर बीजेपी को अब यह लगने लगा है कि वो ये मानकर चलती थी कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए केजरीवाल की जरूरत बीजेपी को कई राज्यों में पड़ेगी या स्ट्रेटेजिकली कई विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर पड़ेगी। लेकिन नया सवाल यह है कि बीजेपी के भीतर भी अरविंद केजरीवाल से टकराना हो या राज्यों के चुनाव हो, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी कितनी रहनी चाहिए, जो भविष्य में बीजेपी को जिंदा रख सके। जब प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प को लेकर चर्चा पार्टी और संगठन और संघ के बीच में होने लगी हो, तो ऐसे में यह नई परिस्थिति आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को ही आगे कर दिया और जिस लकीर को वो राजनीतिक तौर पर खींच रहे हैं वो अपने बचाव की भी है और अब उस पुरानी स्ट्रेटजी को 180 डिग्री में उसके खिलाफ खड़े होकर एक नई राजनीति को साधने की भी है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल के लिए 2025 का चुनाव आसान चुनाव नहीं है और शायद यह भी पहली बार होगा कि जब कांग्रेस की मौजूदगी इस चुनाव के भीतर में हो सकता है और ज्यादा हाशिए पर चली जाए या एक झटके में वह एक ताकत के साथ उभर कर आ जाए। ये दोनों परिस्थितियां एक साथ चलेंगी क्योंकि दिल्ली में प्रधानमंत्री की कई रैलियां होनी है और अरविंद केजरीवाल के निशाने पर बीजेपी के 2 ही नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। तीसरे नेता लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यानी जो यहां के राज्यपाल हैं। यानी ध्यान दीजिए तो बीजेपी के तमाम नेताओं में कोई निशाने पर अरविंद केजरीवाल के नहीं है, निशाने पर देश की राजनीति को साधने वाले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह हैं या एलजी की मौजूदगी है। यह एक ऐसी राजनीति है जिसमें अपनी ताकत
और अपने कद को, दोनों को बढ़ते हुए बार बार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हर चुनाव में बताया और दिखाया है। यही वो वजह है जहां पर एंट्री एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कर ली। वहीं नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। अब मोदी कहें कुछ भी, लेकिन एक सच तो है कि उनके अपने शासित राज्यों में ऐसा कोई मॉडल बनकर उभरा नहीं है जिसकी पहचान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो। 2 दशकों तक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में रहे, लेकिन ऐसा कोई मॉडल उभर कर आया नहीं। खुद गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री लंबे वक्त तक रहे, 2001 से लेकर 2014 तक रहे, लेकिन कोई मॉडल उभर कर आया नहीं। इस देश के भीतर वो बीते 10 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र में कोई मॉडल उभर कर आया नहीं। और याद कीजिए तो छत्तीसगढ़ में भी लंबे वक्त तक बीजेपी की सत्ता रही। और अब अगर उत्तर प्रदेश को खंगालना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ लंबे वक्त से हैं। सवाल यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में अगर कोई मॉडल नहीं है और गैर बीजेपी शासित, और उसमें भी अगर दिल्ली जैसी जगह पर कोई मॉडल शिक्षा और हेल्थ को लेकर काम कर रहा है, तो फिर यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है खुद अरविंद केजरीवाल के लिए और कितना महत्वपूर्ण है खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए। मॉडल नहीं, लेकिन हर चुनाव में जीत प्रधानमंत्री मोदी के छाती पर तमगे के साथ जुड़ी है। लेकिन मॉडल का अंधियारा अगर बीजेपी के हिस्से में आता है तो उसका उजियारा अरविंद केजरीवाल के हिस्से में दिल्ली में आता है। और यही वो वजह है जो 2025 के राजनीतिक कुरुक्षेत्र में किसका पटाक्षेप करेगी, यह चुनाव उस दिशा में अब जाने को तैयार है। बस धड़कनें थाम कर रखिए, असर व्यापक होगा। दिल्ली का चुनाव सिर्फ एक केंद्र शासित राज्य का चुनाव भर नहीं होगा, यह बीजेपी और संघ के भीतर से निकली हुई राजनीति को भी दिशा देगा, प्रधानमंत्री मोदी के भविष्य को भी तय करेगा। केजरीवाल की पूरी राजनीति धराशायी तो नहीं हो जाएगी, यह भी फैसला होगा। और इंडिया गठबंधन के भीतर उठते हुए सवालों में कांग्रेस कहां पर खड़ी है, फैसला उसका भी होना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।